Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 6th of March 2023. तो गाइज आज है तारीख 6 मार्च 2023 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे ये वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में वैसे हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो भी हमारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिनट के भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना होगा और वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना होगा दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, ये वाला चैनल मिलेगा आपको। यहाँ से आप डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पर जा सकते हो और वहाँ पर आपको फिर से लिखना होगा दीपक यादव एजुकेशन। 11,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आप ही मेरे साथ में पर्सनली जुड़ पाओगे। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा और इम्पॉर्टेंट सा जो नोटिफिकेशन है वो दे देता हूँ। देखो, कल था संडे और संडे की वजह से ज़्यादा कोई न्यूज़ आर्टिकल बने नहीं, तो मैंने सोच रहा था कि आज का वीडियो हम लोग मिस कर देते हैं, मतलब कि स्किप कर देते हैं, आज वीडियो नहीं लेके आएंगे। लेकिन जब मुझे कोई न्यूज़ आर्टिकल इंपॉर्टेंट सा मिला नहीं तो सोचा कि स्किप करने से अच्छा है कि हम पूरे सप्ताह का रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा पिछला सप्ताह निकला है यानी कि पिछले मंडे से लेकर सैटरडे तक जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स चर्चा में थे उसका रिवीजन करने वाले हैं। वैसे रिवीजन का वीडियो संडे में आता लेकिन वो मैं लेकर नहीं आ पाया था, बट अब यहाँ पे देखो पॉसिबल हो गया कि हम मतलब जैसे तैसे सिचुएशन ही ऐसी बन गई है, न्यूज़ आर्टिकल इतने अच्छे थे नहीं और एक आध आर्टिकल थे चर्चा में थे, है ना। तो इस वजह से मैंने सोचा उसको आगे के वीडियोज़ में हम कंबाइन करके डिस्कस कर लेंगे और आज हम लोग यहाँ पर रिविजन का वीडियो लेकर आ जाते हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो में जो सैटरडे में वीडियो आया था ना, वहाँ पे मैंने आप लोगों से पूछा था कि रिविजन वीडियो लाएं या ना लाएं, तो लगभग मेजॉरिटी ऑफ द आंसर जो आए, लगभग 150 से ज़्यादा यहाँ पर जो आंसर आए ना वो ये है कि हाँ सर रिवीजन वीडियो हमें चाहिए। और पर्सनली भी बहुत सारे यहाँ पर मैसेजेस आए कि सर हमें वीकली रिवीजन वीडियो चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि वीकली रिवीजन यहाँ पर ये जो वीडियो है इसको मेंटेन करके हम चलते रहें, हर सप्ताह आपको यहाँ पर ये वीडियो मिलता रहे। लेकिन कब मिलेगा? संडे में मिलेगा। बाकी मंडे टू सैटरडे जैसा हमारा सेशन चलता है वैसा चलता रहेगा, बट आज सिचुएशन थोड़ी सी अलग है तो सिचुएशन के बेसिस पर हमने चीज़ों को थोड़ा सा बदल दिया है। तो रिवीजन करते हैं। सबसे पहले पिछले सप्ताह में हमने सबसे पहला आर्टिकल डिस्कस किया था हरिके वेटलैंड के बारे में। अच्छा याद आ रहा है ये क्यों चर्चा में था? चर्चा में इसलिए था क्योंकि हाल ही में वाटर बर्ड सेंसस किया गया, यानी कि इस हरिके वेटलैंड पर जो बर्ड्स हैं ना उनकी यहाँ पर काउंटिंग वगैरह की गई थी और पाया यह गया कि यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनका अराइवल अब की बार कम हुआ है। यानी कि इस साल जो बाहर से बर्ड्स उड़कर आती थी इस वेटलैंड पर उनकी संख्या अब की बार कम है। इस वजह से हरिके वेटलैंड चर्चा में था। तो हरिके वेटलैंड या हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम लोग हरिके पतन के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया का ना एक सबसे बड़ा वेटलैंड है। वेटलैंड क्या होता है आपका? रिवर, लेक्स, वो सब यहाँ पर वेटलैंड ही कहलाती हैं। अब यहाँ पे ये जो वेटलैंड है ये कौन से एरिया में स्थित है? तो मैंने आपको बताया कि इंडिया में नॉर्दर्न साइड में देखने को मिलेगा, नॉर्थ साइड की सबसे बड़ी वेटलैंड है। दूसरा, पंजाब के अंदर में जो पंजाब सतलज और बियास जो नदी आपको देखने को मिलेगी ना, दोनों नदी का जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस है, दोनों नदी जहाँ पर मिल रही हैं वहीं पर ये वेटलैंड स्थित है। हरिके वेटलैंड यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आया था, इसको बनाया गया था 1953 में। फिर उसके बाद में आप ध्यान में ये चीज़ रख सकते हो कि बिल्कुल ये इंडिया के अंदर में एक रामसर साइट है, रामसर साइट का भी दर्जा इसको दिया गया है। एक मैन मेड वेटलैंड है, इंसान ने यहाँ पर इसको हाथ से कंस्ट्रक्ट करके बनाया है। और प्लस पंजाब के अंदर ये वेटलैंड देखने को मिलेगा और पंजाब में मेजरली 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इस वेटलैंड को बनाया गया है। वो 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं तो उसको आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। तरन तारन, फिरोजपुर और कपूरथला, ये आपको 3 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप इसको मैप में देखना चाहोगे तो ये हरिके लेक ये हो गया, इसकी लोकेशन बेसिकली यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाती है। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था पार्कर सोलर प्रोब के बारे में। तो हाल ही में जो नासा का पार्कर सोलर प्रोब है ना, हमने ये देखा कि इसमें जो एक इंस्ट्रूमेंट है वो पावर डाउन हो गया है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा सा और काम कर रहे हैं, है ना। एक जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी बैटरी डाउन हो गई है, इस वजह से यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पार्कर सोलर प्रोब के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पर जो मिशन है इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका काम यह है कि जो सन का एटमॉस्फेयर है वहाँ तक पहुँचे और सन के एटमॉस्फेयर की स्टडी करें, क्योंकि सन के एटमॉस्फेयर को लेकर कई सारी मिस्ट्रीज़ हैं, कई सारी कहानियाँ हैं, उनको सुलझाना है। तो उसके लिए हमें वहाँ पर रिसर्च करना होगा। इस वजह से हमने पार्कर सोलर प्रोब मिशन को भेजा था। अब सन का एटमॉस्फेयर मतलब क्या हो गया? यानी कि कोरोना। अब ये कोरोना क्या है? यानी कि सूर्य के आसपास जो आप इस प्रकार से देख पा रहे हो ना, जो गर्मी है,
जो सोलर विंड्स आपको यहाँ पर ये नज़र आ रही हैं, है ना, उसकी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यह इसी एटमॉस्फेयर के ऊपर रिसर्च करने के लिए पार्कर सोलर प्रोब को भेजा गया था। मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, इस वजह से बहुत तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी एक डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, आपको पता होगा। अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में। तो रिसेंटली क्या हुआ था, बिहार की जो स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया कि हम वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर में जो राइनो वाला एरिया है उसको इंक्रीज़ करेंगे, आने वाले सालों में उसको इंक्रीज़ किया जाएगा। उस वजह से यहाँ पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व चर्चा में था। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, आपको इसके बारे में थोड़ा फैक्चुअल डेटा पता होना चाहिए। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को जब आप देखोगे तो ये बिहार में स्थित है, और बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है जो कि गैंगेटिक प्लेन वाले रीजन में स्थित है। गैंगेटिक प्लेन आपको इंडिया में यहाँ पर ये वाला रीजन देखने को मिल जाता है। तो यहीं पर जो ये टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं एग्जैक्टली लोकेशन दिखा देता हूँ। लोकेशन जब आप देखोगे ना, तो ये ऊपर नेपाल के साथ में बॉर्डर को भी शेयर करता है। ये इंडिया का मैप हुआ, ये इधर बिहार हुआ। बिहार को जब जूम करके देखोगे तो इस प्रकार से बिहार दिखेगा, और जस्ट बिहार के ऊपर वाले हिस्से में, क्योंकि बिहार के ऊपर नेपाल है ना, नेपाल हमारे साथ में बिहार के थ्रू बॉर्डर को शेयर करता है। तो यहाँ पर ये जो डार्क कलर आपको दिख रहा है, ग्रीन कलर है डार्क कलर का, ये वाल्मीकि नेशनल पार्क है, और लाइट ग्रीन कलर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। तो ये यहाँ पर आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाता है। ठीक है, लोकेशन ध्यान रखना। आगे आते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था डिजिटल कंपटीशन पैनल के बारे में। तो अभी रिसेंटली डिजिटल कंपटीशन लॉ कमेटी की जो मीटिंग है वो हुई है, इस वजह से ये चर्चा में है। यानी कि पूरा का पूरा एक कमेटी, एक ग्रुप यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो सरकार ने बोला है कि हम लोग यहाँ पर एक कमेटी को बना रहे हैं, और वो कमेटी क्या करेगी, वो बेसिकली यहाँ पर डिजिटल कंपटीशन लॉ को देखने का काम करेगी। ये जो पूरा पैनल होगा ना, इसको कौन हेड करेगा, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर हेड करने वाला है। इस कमेटी में कितने लोग होंगे, 16 मेंबर होंगे, और 16 मेंबर के साथ साथ आप ध्यान में ये रख सकते हो कि इस कमेटी को सपोर्ट कौन देगा, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका काम है इंडिया में एक हेल्दी कंपटीशन को बनाकर चलना, वो यहाँ पर इस बॉडी को सपोर्ट देने का काम करेगा। बाकी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं। इस बॉडी को बनाया गया था कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002 के तहत। इस कमीशन के अंदर में, यानी कि कंपटीशन कमीशन के अंदर में, एक चेयरपर्सन होते हैं और 6 मेंबर्स और देखने को मिलते हैं, जो कि हमारी केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। ये बॉडी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह काम करती है। इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर में इस बॉडी को रखा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज डस्टलिक 2023 के बारे में। तो एक मिलिट्री अभ्यास है डस्टलिक 2023, इसको कंडक्ट किया गया है। और कहाँ पे हुआ है, तो उत्तराखंड के अंदर, पिथौरागढ़ के अंदर आपको यहाँ पर यह अभ्यास होता हुआ नजर आएगा। तो एक मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सरसाइज था। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, सवाल ये बनेगा कि इंडिया के साथ साथ कौन सा दूसरा देश है जिसके साथ इस अभ्यास को कंडक्ट किया गया है। तो इंडियन आर्मी के साथ साथ उज़्बेकिस्तान की आर्मी ने यहाँ पर मिलकर इस अभ्यास को कंडक्ट किया है। और इस अभ्यास का, यानी एक्सरसाइज डस्टलिक का, ये 2023 के अंदर में चौथा एडिशन था। इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे आते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था ADT 52 के बारे में। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको हम लोग ICAR के नाम से भी जानते हैं, इसके कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने यहाँ पर ये पाया कि ADT 52 नाम की जो क्रॉप वैरायटी है, एक फसल है, ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। ये जो चावल की फसल है ADT 52, तो इसमें आप देखोगे खास बात यह है कि मान लो काफ़ी सारे एरिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी बारिश हो रही है और कभी नहीं हो रही है, तो उन चीज़ों को टैकल करने के लिए ये जो क्रॉप वैरायटी है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। जो अनसीजनल रेन्स होती हैं ना, उसको भी यह टैकल करके आराम से बेहतरीन तरीके से ग्रो कर सकती है ADT 52। तो ADT का मतलब क्या है, इसका मतलब है अदुथुराई। क्या मतलब है, अदुथुराई 52, ध्यान रखना। तो एक पैडी वैरायटी है, और कह सकते हो कि यहाँ पर लगभग 150 दिन लगते हैं इस पूरी वैरायटी को ग्रो होने में, थोड़ा समय लगने में। जो चावल हम लोग को मिलता है इस फसल से, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, एक बेहतरीन क्वालिटी का चावल मिलता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था केंदू लीफ के बारे में। केंदू लीफ ये वही पत्ता है जिससे बीड़ी को जो है बनाया जाता है, बीड़ी की रोलिंग वगैरह की जाती है। तो रिसेंटली ये चर्चा में क्यों था, चर्चा में इसलिए था क्योंकि GST काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी ना, उन्होंने ओडिशा की जो ये डिमांड थी केंदू लीफ के ऊपर टैक्स को कम करने की, क्योंकि ओडिशा की डिमांड ये थी कि सर जो केंदू लीफ है ना, इसके ऊपर टैक्स खत्म कर दिया जाए। बट GST काउंसिल ने इसको रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं हम टैक्स खत्म नहीं कर सकते। इस वजह से केंदू लीफ चर्चा में था। तो केंदू लीफ की जब बात करते तो पत्ता आपने देख लिया है, इसको ओडिशा का ग्रीन गोल्ड भी बोला जाता है। उसके बाद में ध्यान रखना कि एक इंपॉर्टेंट सा ये प्रोडक्ट है, जैसे कि सबसे बड़ी बात, इसका कई सारी जगह पर यूज़ होता है। मैंने बोला ना, जो बीड़ी वगैरह होती हैं उसको रोल करने में इसी केंदू लीफ का यूज़ होता है। प्लस आपसे एग्जामिनेशन में इसके प्रोडक्शन को लेकर सवाल बन सकता है
कि कौन कौन से स्टेट्स में सबसे ज़्यादा इनका प्रोडक्शन हो रहा है। तो जब हम बात करते हैं स्टेट्स की, तो मेनली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र, इसी सीक्वेंस में आपको ध्यान में रखना है। उड़ीसा जो है ना, ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कौन सा? थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। उड़ीसा से पहले नंबर 1 पर आता है मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन उसके बाद में उड़ीसा। तो ये 3 टॉप स्टेट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा केंदू लीफ का प्रोडक्शन किया जाता है। फिर हमने डिस्कस किया था राजगढ़ फोर्ट के बारे में। तो अभी यहाँ पर बोला गया राजगढ़ फोर्ट का जो बेसिकली नीचे वाला हिस्सा है, आपको दिख रहा है ना, थोड़ा जंगल वाला हिस्सा दिख रहा है, और यहीं पर बिल्कुल पहाड़ी पर बिल्कुल ऊपर राजगढ़ फोर्ट स्थित है। तो यहाँ पर एक सर्वे किया गया है, बहुत सारे जानवरों के बारे में पता लगाया गया है, और बहुत सारी अलग अलग प्रकार के जानवर की जो प्रजातियाँ हैं वो यहाँ पर नोट करी गई हैं। इस वजह से यहाँ पर यह राजगढ़ फोर्ट चर्चा में था, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे वाला जो हिस्सा, जो जंगल है ना, यहीं पर इसकी पूरा का पूरा सर्वे किया गया था। तो जब बात करते हैं राजगढ़ फोर्ट की, तो राजगढ़ फोर्ट को हम रूलिंग फोर्ट के नाम से भी जानते हैं, जो मराठा एम्पायर था, ठीक है, जो मराठा एम्पायर था छत्रपति शिवाजी महाराज जी के अंडर में। तो हमने क्या किया, इस रूलिंग फोर्ट को कैपिटल बना दिया था, यानी कि मराठा एम्पायर का कैपिटल रूलिंग फोर्ट, यानी कि यही राजगढ़ फोर्ट हुआ करता था। लगभग 26 साल तक इसी प्रकार से फोर्ट ये एक कैपिटल बन के रहा मराठा एम्पायर का। बाद में इस फोर्ट को बाकी जो कैपिटल है बाद में वो शिफ्ट कर दी गई। पहले कैपिटल यही हुआ करता था राजगढ़ फोर्ट, बाद में इस कैपिटल को मूव करके रायगढ़ फोर्ट पर पहुंचा दिया था। तो मतलब बाद में कैपिटल मराठा एम्पायर की रायगढ़ फोर्ट बन गई थी, लेकिन स्टार्टिंग में यही राजगढ़ फोर्ट था, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर में, पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये एक हिल फोर्ट है जो कि सिचुएटेड है। कहाँ पर सिचुएटेड है? तो सहादरी माउंटेन रेंजेस, ध्यान रखना, ये माउंटेन रेंजेस पर, ये जो माउंटेन रेंजेस है ना, इनका ये नाम रखा गया है, और इसी पहाड़ी पर ऊपर ये किला राजगढ़ फोर्ट स्थित है। राजगढ़ फोर्ट के अपने आप में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इसका डायमीटर बहुत बड़ा है, लगभग 40 किलोमीटर में फैला हुआ है, और कह सकते हो कि ये एक ऐसा किला है जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने सबसे ज़्यादा दिन बिताए थे, सबसे ज़्यादा दिन वो वहाँ पर रुके थे, क्योंकि इनके समय पर काफ़ी सारे फोर्ट्स इनके अंडर में थे, लगभग 17 इस प्रकार के किले थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ पर इन्होंने दिन बिताए वो बेसिकली राजगढ़ फोर्ट था, ठीक है। अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था सिकल सेल एनीमिया के बारे में, यह भी काफ़ी चर्चा में था। तो सिकल सेल एनीमिया को लेकर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। क्या आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने बोला है कि जो सरकार है वो यहाँ पर एक मिशन मोड में काम करेगी, और सिकल सेल एनीमिया जो नाम की बीमारी है ये 2047 तक, यानी 2047 तक ख़त्म करने की कोशिश करेगी। तो सिकल सेल एनीमिया क्या है? देखो, ये एक ऐसी बीमारी, ऐसी डिजीज़ है जिसको सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था एक फिजिशियन के थ्रू। उनका नेम था जेम्स हैरिक, ठीक है, जेम्स हैरिक ने यहाँ पर इस बीमारी का पता लगाया था। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सिकल सेल एनीमिया क्या है? तो कह सकते हो एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, मतलब ये एक पर्टिकुलर जो फैमिली है ना, उनके जीन के अंदर से, जो उनकी जीन है, तो ऐसी जीन से वो बीमारी फैलती रहती है एक दूसरे के अंदर में। और इसमें डायरेक्टली क्या होता है, देखो पहली बात तो आपको एनीमिया समझना होगा। एनीमिया बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, या कह सकते हो ब्लड की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। अब ये सिकल सेल एनीमिया क्या है इसको मैं समझाता हूँ। देखो, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है ना, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड वाली पाइप है जहाँ से खून बह रहा है ना, वहाँ पे आपका आरबीसीज का जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका शेप चेंज हो जाता है। देखो, यही आपकी ब्लड फ्लो कर रही है पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को कोने कोने तक पहुँचा रही है, आपके सारे ऑर्गन्स तक पहुँचा रहा है। तो ये एक तरीके से नॉर्मल रेड ब्लड सेल है, ऐसे गोल साइज में। लेकिन इस सिकल सेल डिजीज़ में क्या होता है, जो ये ब्लड सेल हैं इनका शेप बदल जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हो सिकल क्या बोलते हैं, या आप कह सकते हो जो फार्मिंग में इस प्रकार का जो टूल यूज़ किया जाता है ना, इसी प्रकार की शेप में ये सिकल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही बोला गया कि ये ऐसी शेप इसकी बन जाती है, यानी नॉर्मल शेप ये है, लेकिन शेप ऐसे होने के कारण जो ब्लड है ना वो ब्लॉक हो जाता है, ब्लड प्रॉपर बॉडी में फ्लो नहीं हो पाता, और फ्लो नहीं हो पाएगा तो इससे प्रॉपरली बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम, स्ट्रोक या कोई और सीरियस हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया है सिकल सेल एनीमिया के अंदर में, ठीक है। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था अलेक्जेंड्रीन पैराकीट के बारे में। ये जो पैरट, ये जो तोता आपको दिख रहा है ना, इसी का नाम है अलेक्जेंड्रीन पैराकीट। हुआ क्या, हाल ही में तमिलनाडु का जो वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो है, ये जो बॉडी है ना, इन्होंने लगभग 2.5 लाख रुपए का एक फ़ाइन लगा दिया था एक फिल्म एक्टर के ऊपर में। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने घर में 2 अलेक्जेंड्रीन पैराकीट यानी इस वाले पैरट को रखा हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से उनके ऊपर फाइन लगा, जिस चक्कर में अलेक्जेंड्रीन पैराकीट चर्चा में था। तो अलेक्जेंड्रीन पैराकीट का जो नाम है ना, वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के ऊपर पड़ा है। अलेक्जेंडर द ग्रेट वो व्यक्ति जिन्होंने बहुत सारी जो बर्ड्स हैं, बहुत सारी जो चिड़िया हैं ना, वो पंजाब से यूरोप में, मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ में, वहाँ पर उस वाले रीजन में भेजना स्टार्ट किया था। तो उनके नाम पर रखा गया है अलेक्जेंड्रियन पैराकीट, ठीक है।
ये जो अलेक्जेंड्रियन पैराकीट बर्ड्स है ना, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, इनका काफ़ी शार्प माइंड होता है। प्लस यहाँ पर बोला ये जाता है कि पहले मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स में रहना पसंद करती हैं, लेकिन जब इनको बहुत सारा फूड मिलता है ना, बहुत सारा फूड जब देखने को मिलता है तो अपने ग्रुप्स को ये बढ़ा भी लेती हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है ये जो पैरट है कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो आप कह सकते हो कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में ये फैले हुए मिलते हैं। उसके बाद में कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो IUCN में इसको नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा गया है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको शेड्यूल 4 में रखा गया है। शेड्यूल 4 का मतलब है हाई प्रोटेक्शन यहाँ पर इसको प्रोवाइड करवा रखी है, ठीक है। अगर कोई इसका शिकार करता है तो थोड़ा बहुत पेनल्टी वगैरह चार्ज कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था प्रिमनेशियम पार्वम के बारे में। इस प्रकार की जो पानी के ऊपर काई दिख रही है ना, इसी का नाम है प्रिमनेशियम पार्वम। तो हाल ही में एक रिपोर्ट आती है यूरोपियन यूनियन की साइड से, उन्होंने यहाँ पर कंफर्म किया है कि रिवर ओडर जो है, रिवर ओडर कहाँ पर है, तो आपको जाना पड़ेगा यूरोप में। यूरोप में जाओगे तो यह है जर्मनी, यह है पोलैंड और नीचे है चेक रिपब्लिक नाम का एक देश। तो इन तीनों देशों में एक नदी बहती है जिसका नाम है ओडर नदी। क्या नाम है? ओडर रिवर। निकलती कहाँ से? चेक रिपब्लिक से निकलती है और उसके बाद इस प्रकार से पोलैंड से गुजरती हुई जर्मनी और पोलैंड के बीच में एक बॉर्डर बनाती हुई सीधा यहाँ पे बाल्टिक सी के अंदर में ये नदी गिर जाती है। तो बोला गया कि इसी नदी के अंदर में हुआ क्या कि जो इस प्रकार की काई है, जो ये एल्गी आप देख रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा ग्रो हो गई है, एक हद से ज़्यादा, और इसका टॉक्सिक लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इतना ज़्यादा जहरीला हो गया कि इसके चक्कर में बहुत सारी मछलियों की जान चली गई है। तो इसी काई को नाम दिया गया है प्रिमनेशियम पार्वम। तो ये क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल वाली एल्गाई है, ठीक है। और कह सकते हो कि यहाँ पर ये काफ़ी सारी अलग अलग वैरायटी ऑफ वाटर बॉडीज़ के अंदर में ग्रो कर सकती है। जैसे चाहे कोई नदी हो गई, झील हो गई, पॉन्ड हो गया, है ना, या कोई ब्रैकिश वाटर यानी खारा पानी हो गया, हर जगह पर यहाँ पर काई ग्रो कर सकती है। और सबसे खतरनाक बात यहाँ पर यह है कि जहाँ पर भी ग्रो करेगी वहाँ पे जो उस एरिया के, उस समुद्र के नीचे का जो हिस्सा होगा उसको डैमेज करती हुई नजर आएगी, है ना, जान लेती हुई नजर आएगी बहुत सारे समुद्री जानवर की। उसके बाद में मेंशन किया गया कि बोला ये जा रहा है कि जो वाटर टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि इस काई को सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए जो वाटर टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास का यहाँ पर चाहिए होता है, ठीक है। और इतना टेम्परेचर रहेगा तो आराम से ग्रो करेगी। और उसके बाद यहाँ पर इस एल्गाई के लिए जो इसकी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है, इसकी ग्रोथ के लिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहाँ पर चाहिए होता है, उसके थ्रू यहाँ पर एनर्जी लेती रहती है, ठीक है। फिर मैंने बोला रिवर ओडर के बारे में, तो रिवर ओडर आपको बता ही दिया है, चेक रिपब्लिक से यहाँ पर यह नदी निकलती है, उसके बाद में पोलैंड और जर्मनी के बीच में बाउंड्री बनाती हुई जाकर बाल्टिक सी के अंदर में यह नदी गिर जाती है। फिर अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था मालाबार नेवल एक्सरसाइज के बारे में। तो मालाबार जो नेवल एक्सरसाइज है इसको हमने डिस्कस किया था। हाल ही में बोला गया कि अगस्त में ना इस प्रकार का अभ्यास होने वाला है, क्वाड कंट्रीज़ के बीच में अभ्यास होगा, ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना क्वाड कंट्रीज़ के बारे में। तो क्वाड के अंदर 4 देश आते हैं। कौन कौन से देश हैं? इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों का ग्रुप है ये क्वाड, है ना। तो अभी यहाँ पर इन चारों देशों के बीच में इस अभ्यास को रखा जाता है जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। इस बात को ध्यान में रखना है ताकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, यानी कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, जो ये पूरा रीजन है, इसको हम सिक्योर कर सकें, चाइना का अग्रेशन यहाँ पे कम से कम कर सकें, ठीक है। तो ध्यान रख सकते हो। तो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, ठीक है। क्या है? एक जॉइंट, सॉरी मिलिट्री नहीं, मैरीटाइम एक्सरसाइज है। समुद्र में यहाँ पर इस प्रकार के अभ्यास को किया जाएगा। जॉइंट मतलब कुछ कंट्रीज़ के साथ में मिलकर किया जा रहा है। और ऐसी काफ़ी सारी जॉइंट एक्सरसाइज यहाँ पर इंडिया करता है, मैरीटाइम एक्सरसाइज, जैसे कि IBSAMAR के नाम के एक अभ्यास है। ये जो अभ्यास है ये होता है इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील के साथ में। ऐसे यहाँ पर आप देख पाओगे सिम्बैक्स नाम का इंडिया सिंगापुर के बीच में होता है। स्लिनेक्स नाम की अभ्यास यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका के बीच में की जाती है। फिर अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था जैद क्रॉप्स के बारे में। तो जो जैद वाली फसल है ना, इसको लेकर एक कॉन्फ्रेंस होता है एग्रीकल्चर को लेकर। तो उसी में यहाँ पर बात की गई है कि भैया जो जैद क्रॉप्स है इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में समझाया गया। तो जैद क्रॉप्स कौन सी होती हैं? ध्यान रखना, जैद क्रॉप्स यहाँ पर गर्मियों में उगाई जाती हैं। वैसे आप क्रॉप्स को देखोगे तो एक होता है खारिफ क्रॉप, एक होता है राबी क्रॉप और एक होती है जैद क्रॉप। तो खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप के बीच वाला जो समय होता है, यानी कि मार्च से लेकर जुलाई का महीना जो है, जो समय अभी चल रहा है, इस समय पर जैद क्रॉप्स को उगाया जाता है, ठीक है। अब जैद क्रॉप्स में कौन कौन सी फसलें हो गई? जैसे कि कॉर्न हो गया, है ना, मक्का जिसको हम लोग बोलते हैं, चावल हो गया, पंपकिन सीड हो गया, ककम्बर, टोमेटो, आलमंड, पीनट, कैश्यू, ग्राम, लेंटिल्स, इन चीज़ों का ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगा। और जैद क्रॉप सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और तमिलनाडु में उगाई जाती हैं। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है। फिर अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था बोकांग बालिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। तो हुआ क्या
कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में कि भैया पहले से आप देखोगे जोशीमठ में अभी क्या हुआ है, उसके बाद आप फिर से एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो जिसका वजह से नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। इस चक्कर में प्रोटेस्ट चला जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट चर्चा में था। तो बोकांग बालिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या है, तो ध्यान रखना एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि कहाँ पे बन रहा है, धौलीगंगा नदी के ऊपर बन रहा है। ठीक है, धौलीगंगा नदी कहाँ पर है, तो इस प्रकार से देख सकते हो धौलीगंगा नदी नीति पास से निकलती है और इसी नदी के ऊपर में इस प्रोजेक्ट को लगाया गया है। आपसे सवाल बन सकता है क्योंकि ऐसे कई सारे सवाल बने हैं कि यह प्रोजेक्ट कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, THDC इंडिया लिमिटेड यहाँ पे इसको ऑपरेट कर रही है। इसका मतलब है तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पहले यहाँ पर इसको इसी नाम से जानते थे। ये एक ऐसी कंपनी है जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार और साथ ही साथ में जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार, ये दोनों मिलकर यहाँ पर इसको ओन कर रहे हैं। ये एक ऐसी बॉडी है जिसको यहाँ पर रजिस्टर किया गया था एज अ पब्लिक इंडिया लिमिटेड कंपनी 1988 में, और फिर उसके बाद में ध्यान रखना एक मिनी रत्ना कंपनी है जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट को लगा रही है। दूसरी चीज़ तो ध्यान में रखना है वो आपको धौलीगंगा नदी के बारे में ध्यान रखना है। धौलीगंगा नदी कहाँ से निकलती है, नीति पास से निकलती है और उसके बाद में यहाँ पर कह सकते हो कि ये एक नदी में जाकर मिल जाती है अलकनंदा में। ठीक है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, धौलीगंगा नदी यहाँ से आई और अलकनंदा नदी में जाकर मिल गई। अलकनंदा नदी में जब मिलती है तो यहाँ पर एक प्रयाग बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं विष्णु प्रयाग। इसी प्रकार से अलकनंदा नदी में कई सारी नदियाँ आकर मिलकर प्रयाग बनाती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पाओगे नंदाकिनी जो नदी है वो आ जाती है अलकनंदा में, जहाँ पे मिलती है वहाँ पे नंद प्रयाग बनता है। फिर उसके बाद में पिंदार गंगा जो आती है फिर यहाँ वो भी अलकनंदा में मिलती है तो वो कर्ण प्रयाग बनाती है। ऐसी केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकल कर आती है और वो यहाँ पे अलकनंदा में मिलती है तो रुद्र प्रयाग बनाती है। ऐसे यहाँ पर अलग अलग जो है ना प्रयाग्स बनते चले जाते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में। तो धौलीगंगा नदी के बारे में आपको क्लियर हो गया, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। फिर अगले आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था एडिनो वायरस के बारे में। तो अभी क्या हुआ, बंगाल की जो हेल्थ अथॉरिटीज़ है उन्होंने यहाँ पर बोला है कि देखो ये एडिनो वायरस के केसेस हैं काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। और मैंने अभी थोड़े दिनों पहले आर्टिकल डिस्कस भी किया था जिसमें बताया गया था कोलकाता के अंदर में एडिनो वायरस के ढेर सारे केसेस निकल रहे हैं, तो इस वजह से एडिनो वायरस चर्चा में था। एडिनो वायरस क्या है, एडिनो वायरस यहाँ पर वायरस का जो पूरा ग्रुप है उसमें से एक ये भी आ जाता है जिसका काम है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन को फैलाना। और अगर ये एडिनो वायरस किसी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, किसी ह्यूमन बींग को इन्फेक्ट करता है तो उसको कई सारी चीज़ें सफ़र करनी पड़ सकती हैं। जैसे उसको कोल्ड होगा, बुखार होगा, गला ख़राब होगा, निमोनिया होगा, आंखें लाल हो जाएंगी, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स यहाँ पर उसको फेस करनी पड़ सकती है। एडिनो वायरस के कई सारे प्रकार होते हैं, यहाँ पर ध्यान में रखना। इस वजह से एक इंसान को ये बार बार बुरी तरह से अफेक्ट भी कर सकता है। सबसे ज़्यादा जो ये परेशान करता है वो बच्चों को करता है, खासकर 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको बुरी तरह से अफेक्ट करता है। और ऐसे लोग भी जिनको यहाँ पे हार्ट की संबंधित बीमारियां हैं या फिर उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर है तो उनको भी बुरी तरह से यहाँ पर ये अफेक्ट कर सकता है। प्लस ये बीमारी ट्रांसमिट भी हो सकती है। मान लो किसी को यहाँ पर ये इन्फेक्शन है और अगर वो छींक दे किसी के सामने, किसी नॉर्मल पर्सन के सामने, है ना, तो इस चक्कर में उसके अंदर जो जर्म्स हैं वो यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति के अंदर में वो जर्म्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे अभी तक कोई भी ऐसा कह सकते हो कि प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, बट थोड़ी दवाइयाँ वगैरह हैं, वो यहाँ पर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाएगा और थोड़ा रेस्ट लिया जाएगा तो इससे यहाँ पर इंसान नॉर्मल हो सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। फिर अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था चिप 4 अलायंस के बारे में। देखो जो ये चिप 4 सेमीकंडक्टर अलायंस है, इनकी हाल ही में मीटिंग होती है, इस वजह से ये चर्चा में है। चिप 4 अलायंस क्या है, ये बेसिकली 4 देशों का ग्रुप है। वो 4 देश कौन कौन से हैं, US, जापान, ताइवान, कोरिया, ये 4 देशों का ग्रुप है। अच्छा, ये 4 देश का ग्रुप क्यों बनाया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के समय पर ये चारों देश सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन के मामले में टॉप पर आते हैं। टॉप 4 कंट्रीज है जो कि सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर को बनाती हैं। सेमीकंडक्टर चिप, ये वाले चिप की हम लोग बात कर रहे हैं और इनका काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ होता है। आज के समय पर जो भी आप मोबाइल लैपटॉप यूज़ कर रहे हो उन सब के अंदर में इन चिप का यूज़ होता है। बट यहाँ पे इसको बनाने वाले कम हैं, तो इनमें ये 4 कंट्रीज़ आती हैं। इनका टारगेट ये है कि हम अपने प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाएं ताकि चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको पूरी तरह से कम किया जाए। तो सेमीकंडक्टर्स एक ऐसे मटेरियल होता है जिसमें आप करंट जो फ्लो होता है ना उसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जहाँ पे आप जो कंट्रोल कर सकते हो इलेक्ट्रिक करंट को, वो यहाँ पर एक सबसे बड़ा फीचर है इसका। प्लस सेमीकंडक्टर जैसे क्या चीज़ हो गई, जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, कैडमियम सेलेनाइड हो गया, ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो सेमीकंडक्टर वो होता है जहाँ पे आप करंट को कंट्रोल कर सकते हो। इंसुलेटर वो होता है जहाँ पे करंट बिल्कुल पास होता ही नहीं है, यहाँ पे करंट का कोई फ्लो होता ही नहीं है। जैसे रबर हो गया, आप रबर के ग्लव्स पहन के आप वायर पकड़ लो तो कोई करंट नहीं लगेगा, या जो करंट है वो पेपर से भी कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा, शीशे के आर पार ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो वो इंसुलेटर्स होते हैं। ऐसे एक कंडक्टर होता है, कंडक्टर जहाँ पे करंट बहुत तेज़ी से फ्लो होता है, जैसे कॉपर वायर।
कॉपर वायर तो आपके घर में भी वायरिंग हुई भी होती है, जैसे कॉपर हो गया तो यहाँ पे आप इधर से एक तरफ से करंट छोड़ोगे ना तो वह एंड तक जाएगा, तो ये यहाँ पर बोला गया। ठीक है, तो मेंशन किया जा रहा है कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का जो चीज़ आती है वो आ जाती है सेमीकंडक्टर, जहाँ पे करंट फ्लो तो हो सकता है लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इनका हर जगह पर यूज़ होता है। फिर हमने अगले आर्टिकल में डिस्कस किया था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के बारे में। तो इंडिया ने हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड से बोला था कि आप दोनों मिलकर एक टेक्निकल पेपर तैयार करो क्रिप्टो एसेट्स को लेकर। इस वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड चर्चा में था। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की जब हम बात करते हैं तो एक इंटरनेशनल बॉडी है, अंतर्राष्ट्रीय बॉडी देखने को मिलेगी, जिसका काम क्या है, दुनिया भर का जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना उसको मॉनिटर करने का ये बॉडी काम करती है। इसको बनाया गया था अप्रैल 2009 में G20 समिट के बाद में, जो G20 की समिट हुई थी उस समय पर, उसके बाद इस बॉडी को बनाया गया। इसका काम है इंटरनेशनल लेवल पर फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसको देखने का काम करना। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के बेसल में है और यहाँ पे आप देख पाओगे जो G20 की जितनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है, जितनी बड़ी कंट्रीज़ है, वो सब यहाँ पर इस बोर्ड में देखने को मिलती हैं। बाकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के अंदर में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, अलग अलग संस्थाएँ भी आती हैं, लगभग 68 इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें से कई सारे देशों की सेंट्रल बैंक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, सुपरवाइजरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, ये सब यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाती हैं। कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें देखने को मिलती हैं जो कि इसका एक हिस्सा हैं। ठीक है, बाकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के जितने भी डिसीजन होते हैं, जो भी इनकी बात होती है, वो बेसिकली यहाँ पर इनके मेंबर्स को मानना या नहीं मानना है वो उनके ऊपर, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती यहाँ पर उनकी बात माननी पड़ेगी। इंडिया और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड को देखोगे तो भारत भी यहाँ पर इसका एक एक्टिव मेंबर है। भारत के पास में यहाँ पर 3 सीट्स हैं इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड में। तो हमारे सेक्रेटरी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स भी हैं, डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई के, ठीक है, जो हमारे आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर हैं, और सेबी के यहाँ पर चेयरमैन। तो ये सब लोग क्या करते हैं, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड में, ध्यान रखना। बाकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड काफ़ी बार हम लोग पढ़ चुके हैं, आईएमएफ के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ने ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के दौरान यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बनाया था। उसके बाद यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक है वही बना था, आपको याद होगा, हमने कई बार इसको पढ़ रखा है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी यूएस में है, और आज के समय पर टोटल 190 मेंबर कंट्रीज़ इसका हिस्सा देखने को मिल जाती हैं। प्लस इनका काम क्या है, किसी देश को आर्थिक संकट से निकालना बाहर, है ना, किसी देश की सरकार को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, मनी का सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, तो ये सारा काम यहाँ पर इस पर्टिकुलर बॉडी का देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था मेघालय के स्टोल और नागालैंड के शॉल्स के बारे में। तो रिसेंटली प्रधानमंत्री ने हमारे इंडिया के विजिट पर आए हुए जो जर्मन चांसलर हैं उनको यहाँ पर ये गिफ्ट दिया था, मेघालय का स्टोल और नागालैंड का शॉल गिफ्ट किया था, इस वजह से ये चर्चा में है। तो मेघालय की स्टोल की बात करूँगा तो यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ना, ये स्टोल है जिस पे ब्लू कलर के काफ़ी सारे पैटर्न्स नज़र आ रहे होंगे। नागालैंड का शॉल आपको रेड कलर से दिख रहा होगा, इस पर भी काफ़ी सारे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे बात की जा रही है पहले मेघालय के स्टोल के बारे में। तो ये वो स्टोल हैं जिसको ओरिजिनली हाथों से बनाया जा रहा है, हाथों से बुनाई के थ्रू बनाया जाता है। ये जो स्टोल है इसको लोग पहनते हैं वहाँ पर, जब कोई फेस्टिवल है या कोई ओकेजन होता है तब इनको पहना जाता है। प्लस यहाँ पे लोकल एरियाज़ में जो ऊन मिलता है ना, उसी से यहाँ पर इस स्टोल को बनाते हैं। नेचुरल कलर्स का यहाँ पर यूज़ करते हैं, काफ़ी गर्म रखने में ये स्टोल मदद करता है। ऐसी नागालैंड के शॉल्स हैं। जब नागालैंड के शॉल्स की बात करते हैं तो उनके कलर्स काफ़ी अलग देखने को मिलते हैं। जैसा आपने देखा रेड कलर का काफ़ी यूनिक सा कलर है, एक यूनिक सा कॉम्बिनेशन है। और अगेन यहाँ पर भी पुराने ज़माने की जो टेक्निक है बुनाई की वो यहाँ पर यूज़ की जाती है। बहुत सारे ज्योमेट्रिक और सिंबल वाले डिज़ाइन जो है यहाँ पे नज़र आते हैं। और इसमें क्या यूज़ करते हैं, अगेन कॉटन, सिल्क, वूल, ये सारी चीज़ें जो कि वहाँ पर अवेलेबल लोकली जो भी चीज़ें मिल रही हैं उन्हीं का यूज़ करके नागालैंड के शॉल्स को बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था हिमालयन ग्रिफॉन के बारे में। हिमालयन ग्रिफॉन बेसिकली यहाँ पर ये ईगल है, जो ये आपको ईगल कह रहा हूँ, वल्चर है, ये गिद्ध है, इसका नाम है हिमालयन ग्रिफॉन। हुआ क्या, हाल ही में हिमालयन ग्रिफॉन नाम का जो ये वल्चर है ये देखने को मिला पतरमपुर के अंदर में, है ना। इस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में 15 साल बाद उस एरिया में देखने को मिला था, इस वजह से चर्चा में था। तो मैंने आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पर इस गिद्ध के बारे में बताई भी थी, याद आ रहा होगा। तो बोला ये जाता है ये एक बहुत पुराना वल्चर है, दुनिया में एक पुरानी जो कैटेगरी है ना वल्चर की, उसमें से एक कैटेगरी ये भी है जो कि फैमिली एसिपेरिडे फैमिली को बिलोंग करती है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये वाली जो प्रजाति है वल्चर की, ये हिमालयाज़ में प्लस हिमालय से जुड़े हुए जो तिब्बतन वाले एरिया है वहाँ पर भी पाई जाती है। और इनको पहले समय पर काफ़ी सारे खतरा देखने को मिला है, जिसके चक्कर में इनको एक प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है इसका कंजर्वेशन स्टेटस।
तो ध्यान रखना, हिमालयन ग्रिफॉन जो वल्चर है ना, इसको IUCN में हमने नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा हुआ है, यानी कि खतरे के जस्ट पास में ये प्रजाति देखने को मिल जाती है। प्लस और भी बहुत सारी वल्चर की स्पीशीज़ हैं जो कि भारत के अंदर में पाई जाती हैं। तो भारत के अंदर में टोटल 9 प्रजातियां पाई जाती हैं गिद्धों की, और वो 9 की 9 प्रजातियों के बारे में सारा डेटा मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर रखा है। मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, मैं इसको रीड ही करूँगा, तो इससे अच्छा आप जाकर PDF से इसको पढ़ सकते हो। फिर अगले आर्टिकल हमने डिस्कस किया था अनिंग फेस्टिवल के बारे में। तो हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे हैं, ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का जो ये त्यौहार है ना, अनिंग फेस्टिवल, इसको अटेंड करते हैं। तो ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, पहली चीज़। और खासकर जो कल्टीवेशन का सीज़न होता है, जब यहाँ पे फसलों को लगाया जाता है, उस सीज़न के दौरान यहाँ पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और बोला जाता है ये फेस्टिवल कहीं ना कहीं आदि कम्युनिटी का नया साल की तरह देखा जाता है, क्योंकि आदि कम्युनिटी जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, वही यहाँ पर इस फेस्टिवल को बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मेंशन किया गया यहाँ पर कि जो आदि कम्युनिटी आपको दिख रही है ना, आदि कम्युनिटी के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, ये सदर्न चाइना से आए थे 16th सेंचुरी के आसपास। उसके समय पर, आज के समय पे ये अरुणाचल प्रदेश के जो दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट है, रोइंग वाला एरिया है, दाम्बुक एरिया है, वहाँ पर रहते हैं। और ये काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं किस चीज़ में? जैसे कह सकते हो गन्ने से आइटम्स को बनाने में, या बांस से काफ़ी सारे आइटम्स को बनाने में काफ़ी फेमस हैं। प्लस यहाँ पे आदिज जो हैं सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू यहाँ पर ढेर सारी इनकी कमाई हो पाती है। प्लस कुछ और फेस्टिवल, यानी कि ये तो ओनिंग फेस्टिवल है ही, इसके अलावा कुछ और फेस्टिवल्स ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। जैसे सोलुंग नाम का एक त्यौहार होता है। सोलुंग क्या है? अगेन एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, जहाँ पर एनिमल सेक्रीफाइस किया जाता है, कुछ रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता है। फिर दूसरा फेस्टिवल है अरन नाम का, ये भी एक हंटिंग फेस्टिवल है। यहाँ पर जो है जानवरों का शिकार किया जाता है, जो एक परिवार के मेल मेंबर हैं वो यहाँ पर हंटिंग करते हैं। तो ये भी 2 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं आदि ट्राइब्स के। फिर अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था मैड काउ डिजीज़ के बारे में। तो हमने ये डिस्कस किया था कि ब्राज़ील ने हाल ही में जो ये पहले गाय भैंसों के मीट का एक्सपोर्ट करता था चाइना को, उसको रोक दिया। क्यों? क्योंकि ब्राज़ील में रिसेंटली एक केस निकल कर आया मैड काउ डिजीज़ का, इस वजह से यहाँ पर ये बीमारी चर्चा में थी। तो मैड काउ डिजीज़ को हम लोग बोविन स्पॉन्जीफॉर्म एनसीफेलोपैथी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि BSE के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि डायरेक्टली गाय के दिमाग को अफेक्ट करती है ना। उसका जो खासकर नर्वस सिस्टम है वो पूरी तरह से डैमेज करने में बीमारी जानी जाती है। इसमें क्या होता है, बीमारी में होती कैसे है? तो एक प्रोटीन की वजह से होती है। उस प्रोटीन को हम लोग प्रायन के नाम से जानते हैं। तो ये प्रोटीन है ना, जो प्रायन है, ये हमारे जो कोशिकाएं होती हैं उसके सरफेस पर पाया जाता है, इसको प्रायन के नाम से जानते हैं। और जब इस प्रोटीन के अंदर कोई बदलाव हो जाए, ठीक है, कोई चेंज हो जाए, तो ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है, हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। और ऐसे यहाँ पर इस बीमारी में गायों के साथ में होता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो गाय ना सही से, उसके ब्रेन में जब कोऑर्डिनेशन हो नहीं पाता, तो इसके चक्कर में उस गाय का सही से चलना वो नहीं हो पाता, वो गाय सही से चल नहीं पाती है, खड़ी नहीं हो पाती है ना। तो ये प्रॉब्लम्स उसको देखने को मिलेंगे, और धीरे धीरे जाकर फिर उसकी गाय की डेथ भी हो जाती है। प्लस परेशानी वाली बात यहाँ पर यह है कि इस बीमारी का कोई भी वैक्सीन, कोई भी जो सोल्यूशन है अभी के समय पर अवेलेबल नहीं है ना। फिर हमने डिस्कस किया था करकतम डांस के बारे में। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक व्यक्ति को कॉन्ग्रेचुलेट किया है जो कि यहाँ पर करकतम डांस परफॉर्मर हैं। तो करकतम डांस इस वजह से चर्चा में था। तो करकतम बेसिकली यहाँ पर एक फोल्क डांस का फॉर्म ही है। यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग जो त्यौहार होते हैं, खासकर मरियमन जो त्यौहार होता है, यहाँ पे इस अवसर पर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, जितने भी हमारे पास में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव ट्रेडिशंस हैं उसमें से एक ट्रेडिशन ये भी है। इस डांस को यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, मैंने आपको बता दिया, ताकि जो हमारी रेन गॉडेस है, जो वर्षा की देवी है, उनको यहाँ पर ये डांस डेडिकेट किया जाता है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया। करकतम डांस कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, तो ये सवाल आपसे बन सकता है। तो ज़्यादातर तमिलनाडु के अंदर में परफॉर्म किया जाता है। तमिलनाडु के साथ साथ केरला के भी अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में इस डांस में क्या क्या चीज़ें होती हैं मैंने आपको एग्जैक्टली दिखा दिया है। इस डांस का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि किसी भी व्यक्ति का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक डांस को इंसान सीख जाता है आराम से, लेकिन इसको सीखना इतना आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस यहाँ पर चाहिए होती है, क्योंकि इस प्रकार से सर के ऊपर बैलेंस बनाकर डांस करना पड़ता है। ठीक है, फिर हमने अगले आर्टिकल में डिस्कस किया था अल्मा टेलीस्कोप के बारे में। तो अल्मा टेलीस्कोप का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे। ठीक है, तो ये अटाकामा क्या है? अटाकामा बेसिकली एक मरुस्थल है, एक डेजर्ट है। कहाँ पर है? चिली नाम के देश के अंदर में। यहीं पर 66 इस प्रकार के टेलीस्कोप्स, इस प्रकार के एंटीनाज हमने लगा रखे हैं। इसी को अल्मा टेलीस्कोप का नाम दिया गया है। तो चर्चा में क्यों होता है? क्योंकि हाल ही में इसके अंदर अपडेट किया गया है, कुछ चीज़ें बदली जा रही हैं, इस वजह से चर्चा में है। तो अल्मा टेलीस्कोप का काम क्या है? टेलीस्कोप का काम क्या होता है? वैसे अंतरिक्ष में काफ़ी सारी चीज़ों की खोज करके आपको यहाँ पे बताता है।
है ना। तो वही यहाँ पर इसका काम है, अंतरिक्ष में आप आराम से देख सकते हो। इवन जो पूरी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, गैलेक्सीज़ हैं, सब कुछ यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो इस टेलीस्कोप के माध्यम से। इस टेलीस्कोप ने मैंने बोला ना 66 इसमें एंटीनास लगाए गए हैं, अलग अलग ऐसे 66 एंटीना इसमें लगे हुए हैं। दूसरा बोला जाता है 16 किलोमीटर में ये पूरा टेलीस्कोप फैला हुआ है। इसको किसी एक देश ने नहीं बनाया है, इसको पार्टनरशिप में बनाया गया है। यूएस के साथ साथ 16 और कंट्रीज़ हैं यूरोप की, फिर कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, चिली, ये सारे देश ने मिलकर पार्टनरशिप करने के बाद में यहाँ पर इस टेलीस्कोप को बनाया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था बंजारा कम्युनिटी के बारे में। तो हाल ही में जो हमारी केंद्र सरकार है, इन्होंने क्या किया, 284th बर्थ एनिवर्सरी मनाई है संत सेवालाल महाराज जी की, और इसी वजह से यहाँ पर बंजारा कम्युनिटी चर्चा में। अब आप सोच रहे होंगे बंजारा कम्युनिटी का यहाँ पे कोई लिंक क्या है। लिंक यह है कि जो संत सेवालाल जी महाराज जी की जो 284th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है ना, ये व्यक्ति ही कहीं ना कहीं बंजारा कम्युनिटी के लीडर हुआ करते थे, बंजारा कम्युनिटी के रिलीजियस लीडर थे। इस वजह से यहाँ पर एक कम्युनिटी चर्चा में है। तो बंजारा जो कम्युनिटी है ना, ये अलग अलग ग्रुप से मिलकर बनी हुई है। हमारे देश भर में कम्युनिटी पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में देखने को मिलते हैं ये। उसके बाद में ये कौन सी भाषा बोलते हैं, गोर बोली नाम की जो भाषा है, इसको हम लम्दी के नाम से भी जानते हैं। तो गोर बोली नाम की भाषा इनके थ्रू बोली जाती है, जो कि इंडो आर्यन ग्रुप से बिलोंग करती है। बंजारा पीपल क्या करते हैं ना, ये कुछ फेस्टिवल, जैसे इनका एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है तीज का जो त्यौहार है, उसको सेलिब्रेट करते हैं। इस अवसर पर, इस त्यौहार पर जो अनमैरिड बंजारा गर्ल्स हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो यहाँ पर प्रे करती हैं ताकि उनको एक अच्छा हस्बैंड मिले। फिर कुछ डांस परफॉर्म करते हैं ये लोग, फायर डांस, चारी, ये ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स है बंजारा पीपल के। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया ये सब किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर संत सेवालाल महाराज जी की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है, इस वजह से। तो ये कौन थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे, स्पिरिचुअल टीचर थे, बंजारा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी आयुर्वेदा की, नेचुरोपैथी की, बहुत ज़्यादा स्किल्स थे। इस वजह से यहाँ पर ये व्यक्ति सक्षम रहे, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बीच में जो एक तरीके से काफ़ी सारी झूठ या अफवाहें या अंधविश्वास फैला हुआ था, उसको ख़त्म करने में काफ़ी सक्षम व्यक्ति रहे थे। फिर हमने डिस्कस किया था मालाबार ट्री टोड के बारे में, पेड़ पर रहने वाला ये जो मेंढक है, इसके बारे में, छोटे से साइज़ का मेंढक है, आप देख पा रहे होंगे। तो मालाबार ट्री टोड रिसेंटली फाइनली फाउंड किया गया है मोलम नेशनल पार्क में, मोलम नेशनल पार्क जो कि गोवा में है, तो इस वजह से ये चर्चा में है। तो मालाबार ट्री टोड यानी मेंढकों की जितनी भी स्पीशीज़ है, उसमें से एक छोटी सी स्पीशी ये भी देखने को मिलता है। और ये वाला जो मेंढक है खासकर वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है गोवा की बात कर रहे हैं, तो गोवा भी बेसिकली वहाँ पर वेस्टर्न घाट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। और बोला ये जाता है कि जब बारिश वगैरह होती तभी ये मेंढक निकलते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर पूरे साल हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है। और इनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, तो आईयूसीएन में इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, बहुत ज़्यादा खतरे में आपको ये मेंढक देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब उसके बाद में हमने ये बात की मोलम नेशनल पार्क में यहाँ पर ये मेंढक देखने को मिला है, तो इस वजह से मोलम नेशनल पार्क के बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, गोवा के अंदर में सांगेम तालुक के अंदर में ये नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। अब मोलम नेशनल पार्क को हम एक और नाम से भी जानते हैं, भगवान महावीर सेंचुरी के नाम से, क्योंकि इसका नाम जो है वो बदल दिया गया है। तो आप यहाँ पर एग्जैक्टली लोकेशन देख सकते हो, ये यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज़ दिखाए गए हैं, और भगवान महावीर सेंचुरी यहाँ पर आपको ये एग्जैक्टली देखने को मिल जाएगी। यहीं पर है ये मोलम नेशनल पार्क। ठीक है। मोलम नेशनल पार्क जहाँ पे मैं कलर कर रहा हूँ ना, यहीं पर आपको ये देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में पिंक बोलवॉर्म के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो इस प्रकार का जो ये बोलवॉर्म है ना, इसको हम लोगों ने नाम दिया है पिंक बोलवॉर्म। तो हुआ क्या है कि हाल ही में एक प्रकार की जो कॉटन है, जो रुई होती है ना, उसकी ऐसी फसल को बनाया गया है जो कि फसल इस पिंक बोलवॉर्म को मात दे सकती है। होता यहाँ पर यह कि जो नॉर्मली कॉटन की फसल होती है ना, उसके ऊपर ये पिंक बोलवॉर्म बुरी तरह से अटैक कर उस फसल को बुरी तरह से डैमेज कर देता है, लेकिन उसको बचाने के लिए यहाँ पे कह सकते हो एक नई प्रकार की फसल को बनाया गया है, जो कि कहीं ना कहीं उसके जीन के अंदर चेंजेस करके, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाई करके के बाद में हमने उस कॉटन को बनाया है। तो हाल ही में यहाँ पर इस चीज़ को अप्रूवल दे दिया गया, इस ट्रायल को अप्रूवल दे दिया गया, इस वजह से चर्चा में है। तो इसी वजह से हमने डिस्कस करना था पिंक बोलवॉर्म के बारे में। तो पिंक बोलवॉर्म कहीं ना कहीं एक ऐसा कीड़ा है जो कि हमारी कॉटन की फसलों को बर्बाद कर सकता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम है पैक्टिनोफोरा गॉसिपेला। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कह सकते हो इंडिया के अंदर ये कीड़ा पाया जाता है, लेकिन इंडिया के साथ साथ कुछ और कंट्रीज में भी धीरे धीरे यहाँ पर ग्रो करता है। जहाँ जहाँ पर कॉटन मिलेगा वहाँ पर आप कह सकते हो ये कीड़ा भी पाया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद में ये हमने डिस्कस कर ही लिया है, पिंक बोलवॉर्म के बारे में बात कर ही ली है। और ये इस प्रकार से देखो, जो कॉटन की बॉल होती है ना, जब कॉटन हम उगा रहे होते हैं ना, तो इस प्रकार से एक बॉल सी उगती है। ठीक है। इसी के ऊपर ये जो कीड़ा है ना, वो अंडे दे देता है, उसमें से यहाँ पर वो जो अंडा धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा, लार्वा बनेगा, धीरे धीरे वो ग्रो करेगा, और फिर उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं, ये कीड़े यहीं से काट देते हैं इसको, ये जो कॉटन बॉलवॉर्म है बेकार हो जाता है और गिर जाता है नीचे।
फिर हमने अगले आर्टिकल में डिस्कस किया था एनटीसीए के बारे में, दैट इज़ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये बॉडी चर्चा में थी, तो मैंने आपको डायरेक्टली इस बॉडी के बारे में बताया था। नाम से पता चला इस बॉडी का काम है जो हमारे टाइगर्स हैं उनकी सुरक्षा करना। ये एक स्टैचुरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है। और ये एक स्टैचुरी बॉडी, तो मतलब इसको किसी एक्ट के माध्यम से बनाया होगा। हाँ, तो लगभग कह सकते हो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत यहाँ पर इसको 2006 में बनाया गया था। और इसका काम क्या है, अगेन टाइगर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। फिर अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था सी ग्रास के बारे में। समुद्र के अंदर इस प्रकार से जो घासें पाई जाती हैं वो भी अभी रिसेंटली चर्चा में थी, क्योंकि हाल ही में एक स्टडी पाई गई है, उसमें यह बताया गया कि जिस भी इंसान को लीवर कैंसर होता है ना, उसके लिए हम कीमोथेरेपी करवाते हैं। और कीमोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें अगर इस सी ग्रास का यूज़ कर लिया जाए, इस घासों का यूज़ कर लिया जाए समुद्र के अंदर पाई जा रही हैं, तो काफ़ी कारगर साबित है, काफ़ी लोगों की जान बचा सकती हैं, लीवर कैंसर को ठीक कर सकती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये सी ग्रासेस चर्चा में थी। तो सी ग्रासेस क्या होती हैं, एक फ्लावरिंग प्लांट है, यानी कि ये घासें फ्लावर भी देती हैं, यानी कि फूल वगैरह भी यहाँ पर उगता है। और खासकर समुद्र वाले रीजन में ये घासें देखने को मिलेंगी, क्योंकि नाम ही सी ग्रास है, तो समुद्र के अंदर ये ग्रो करती हैं। इनकी प्रॉपर रूट्स, स्टेम, लीव्स सब कुछ देखने को मिलेगा, फ्लावर्स को प्रोड्यूस करती हैं। और उसके बाद में ये घासें कोई नई नहीं है, 100 मिलियन साल पहले यहाँ पर ये ग्रो की थी, ऐसा कह सकते हो, है ना। इसकी अलग अलग सी ग्रास स्पीशीज़, मतलब अलग अलग प्रजातियाँ, 72 अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज़ आपको सी ग्रासेस की देखने को मिलेंगी, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट सी ग्रास है उनके नाम अलग अलग हैं। सी काउ ग्रास आपको देखने को मिलेगा, थ्रेडी सी ग्रास, नीडल सी ग्रास, फ्लैट टिप्ड सी ग्रास, स्पून सी ग्रास, रिबन ग्रास, इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पर कह सकते हो ये इंपॉर्टेंट इसकी स्पीशीज़ हैं। वैसे तो स्पीशीज़ बहुत सारी हैं, बट ये जो स्पीशीज़ है जो लगातार चर्चा में रहती हैं। अब भारत में सी ग्रास कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो खासकर पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार में। तो ये कहाँ पर है, तो मैं आपको एग्जैक्टली दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये इंडिया हुआ, इंडिया का नीचे का हिस्सा है। देन उसके बाद यहाँ पर श्रीलंका का पूरा मैप है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको यहाँ पर पाक स्ट्रेट देखने को मिलेगा और इधर गल्फ ऑफ मन्नार। ये दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडिया में सी ग्रासेस देखने को मिल जाते हैं। फिर अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था अतुकल पोंकला के बारे में। तो बोला ये जा रहा है अतुकल पोंकला नाम का जो ये फेस्टिवल है ना, ये दुनिया का एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो महिलाएं वो साथ में इकट्ठा होती हैं। 10 दिन का पूरा फेस्टिवल चलता है, हर साल यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर, केरला के अंदर में। केरला में खासकर एक टेम्पल है अतुकल भगवती टेम्पल, ये कहाँ पर है, केरला में, त्रिवेंद्रम में। वहीं पर इस फेस्टिवल का सेलिब्रेशन किया जाता है। तो जो फेस्टिवल है ये गॉडेस कनकी या फिर भद्रकाली कह सकते हो, इनको डेडिकेट किया जाता है। हर साल इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, फरवरी और मार्च के महीने में यहाँ पर ये फेस्टिवल आता है। तो अब की बार भी यहाँ पर इस प्रकार से गैदरिंग्स हुई हैं, काफ़ी सारी महिलाएं साथ में इकट्ठा हुई हैं, इस वजह से ये चर्चा में है, तो ध्यान रखना। फिर हमने अगले आर्टिकल में डिस्कस किया था डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट के बारे में। तो एक बड़ा सा आर्टिकल था, मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा। देखो, हमने आने वाले समय पर $5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट रखा है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाल ही में बोला है कि 2024-25 तक सर हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट है ना वो हमें बढ़ाना है, $5 बिलियन का पहुंचाना है। और अभी के समय पर कितना है, तो अभी के समय पर $1.5 बिलियन का है। तो मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि हमारा जो हम लोग अपने देश में जो भी वेपन्स को बना रहे हैं, जो भी हथियार को बना रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट करने के बारे में चर्चा की गई है। तो वो जो एक्सपोर्ट है ना वो हमने बढ़ाना है आने वाले समय पर। 2024-25 तक हमें इस एक्सपोर्ट को $5 बिलियन तक पहुंचाना है, ये हमारा टारगेट है। अभी के समय पर $1.5 बिलियन का है। और इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट धीरे धीरे पिछले कुछ समय पर ग्रो किया है और आने वाले समय पर ग्रो करेगा। और बोला जा रहा है बहुत सारे जो देश हैं वो अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं भारत के अलग अलग डिफेंस आइटम्स की तरफ। तो बहुत सारे आइटम्स हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके हैं, जैसे क्या कौन कौन सा आइटम है, हेलीकॉप्टर हो गया, उसके बाद में कुछ सर्विलांस सिस्टम हो गए, प्रोटेक्टिव आइटम्स हो गए, इन सब चीज़ों को हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो बोला यहाँ पर ये जा रहा है कि अभी के समय पर मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं भारत से अलग अलग प्रकार की डील करने में, और इंडिया डील कर भी रहा है। इवन आप कह सकते हो हमने मॉरिशस के साथ में ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। मॉरिशस का हम लोग जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। फिर उसके बाद में गोयाना नाम का एक देश है, इसके साथ में हम लोग बातचीत कर रहे हैं ताकि जो डॉर्नियर 228 वाला ये पेट्रोल वेसल है हम इसको ये प्रोवाइड करवा सकें। फिर उसके बाद में कह सकते हो कि यहाँ पर पिछले साल भी हमने इंडिया ने फिलीपींस के साथ में एक डील को साइन किया था, एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, $375 मिलियन का टारगेट था वो। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें हमने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यहाँ पर फिलीपींस को बेचे हैं। इसी प्रकार से अभी बहुत सारे देश लाइन में लगे हुए हैं जिनका बहुत बड़ा बड़ा इंटरेस्ट है अलग अलग डिफेंस आइटम्स में, जो खासकर भारत के डिफेंस आइटम्स हैं। जैसे इसमें इजिप्ट हो गया, साउथ अफ्रीका, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सारी कंट्रीज आ जाती हैं। इवन 2022 में आर्मेनिया ने भी सरकार से डील कर ली है कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को हमसे परचेज कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ कौन सी है जिनको सबसे ज़्यादा हमने हथियार बेचे हैं, तो मेजर कंट्रीज़ का नाम देख सकते हो। यहाँ पे आ जाता है इटली,
मालदीव, श्रीलंका, रशिया, फ्रांस, नेपाल, मॉरिशस, इजराइल, इजिप्ट, यूएई, भूटान, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया, फिलीपींस, पोलैंड, स्पेन, चिली, ये कुछ मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस है जहां पर सबसे ज़्यादा हमने डिफेंस आइटम्स को बेचा है। तो ये चीज़ यहाँ पर रिसेंटली चर्चा में थी। तो आई होप गाइज आपको यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। तो आज हमने यहाँ पर पूरे सप्ताह का रिवीजन कर लिया है। मज़ा आ गया या नहीं आ गया? काफ़ी सारे लोग डिमांड कर रहे थे, कोशिश की हमने बहुत जल्दी से निपटा सके, क्योंकि रिवीजन का मतलब ही होता है भाई आप तुरंत से चीज़ों को कवर कर सको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं था, तो इस वजह से रिवीजन करना हमने सही समझा। बाकी जो हमारे 2 आर्टिकल थे ना कल के, मैं सोच रहा था आज डिस्कस करो, 2 आर्टिकल के ऊपर वीडियो बनाता तो 8-10 मिनट का वीडियो बनता वो, तो इससे अच्छा था रिवीजन कर लिया अपन ने। अपनी जो कंसिस्टेंसी है वो भी मेंटेन रही। दूसरा, वो जो हमारे 2 आर्टिकल रहेंगे उसको मैं कल वाले वीडियो में डाल दूंगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, 2 आर्टिकल हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, सिंपल बात। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।